नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डैनियल चिडियाक की किताब द मास्टरी ऑफ इमोशनल रिएक्शंस से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प विचार हैं। नमस्कार। और इन सोर्सेस को देखकर एक बात तो साफ लगती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के जहाज पर सवार तो हैं, पर उससे चला कोई और रहा है। कभी किसी की एक बात, कभी कोई छोटी सी नाकामी, कभी भविष्य का डर, और हमारा जहाज वो डगमगाने लगता है। बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगता है जैसे हमारा जो इमोशनल रिमोट कंट्रोल है वो दूसरों के हाथ में है। हाँ। और ये सोर्सेज इसी की जड़ पर चोट करते हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं कि क्या समस्या सच में बाहर की दुनिया में है या हमारे उन घटनाओं को देखने के तरीके में है। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सोर्सेज की मदद से वो रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में कैसे लिया जाए। बिल्कुल, वो करने का है। चलिए इस गहरी बातचीत में उतरते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल, हम हर छोटी बड़ी बात से इतना प्रभावित हो ही क्यों जाते हैं? किताब का एक मुख्य तर्क है, समस्या लोगों में नहीं है, समस्या आपकी प्रतिक्रिया में है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे उतारना बहुत मुश्किल है। बॉस मीटिंग में कुछ कह देता है, पूरा दिन खराब। सही बात है। दोस्त का मैसेज टाइम पर नहीं आता, दिमाग में 100 कहानियां चलने लगती हैं। ऐसा क्यों है? हम दूसरों के शब्दों और कामों को इतनी ताकत दे ही क्यों देते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही मानवीय मनोविज्ञान काम करता है। हम असल में हर चीज को व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, पर्सनली ले लेते हैं। अच्छा। हमें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बारे में है या शायद हमारे खिलाफ हो रहा है। किताब में कमाल का नजरिया दिया गया है। वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी की कहानी का हीरो है। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है। हाँ, इसका मतलब यह है कि जिस बॉस ने आपको कुछ कहा, हो सकता है वो अपने किसी और परेशानी से गुजर रहा हो। जिस दोस्त ने मैसेज नहीं किया, वो शायद अपने काम में डूबा हो। हम अपनी कहानी के हीरो हैं और बाकी सब अपनी अपनी कहानी के। बिल्कुल। तो कोई भी हमारी जिंदगी पर उतना ध्यान नहीं दे रहा जितना हम सोचते हैं। एग्जैक्टली। और ये ख्याल तो काफी राहत देने वाला है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट हटा दी हो। बिल्कुल। और यही समझ वो पहली सीढ़ी है। जब हमें ये एहसास होता है कि दुनिया हमारे इर्द गिर्द नहीं घूम रही, तो हम घटनाओं को उनके सही आकार में देखना शुरू कर देते हैं। हम राई का पहाड़ बनाना बंद कर देते हैं। ज्यादातर लोग अपनी ही उलझनों में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास हमारे बारे में लगातार सोचने का वक्त ही नहीं है। और यही समझ ओवरथिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचने की आदत से लड़ने में भी मदद कर सकती है। हाँ, जो आज की शायद सबसे आम चुनौती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे दिमाग एक ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है जो कभी बंद ही नहीं होती। सोर्सेज बताते हैं कि इसके पीछे वजह है अतीत की गलतियां, भविष्य का डर और दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव। हाँ, वही दिमाग में बस यही चलता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत ऊर्जा बर्बाद होती है। यहाँ पर किताब एक बहुत शक्तिशाली नियम बताती है। नियम है, दिमाग का काम है सोचना, विचार पैदा करना। वो एक फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री की तरह? हाँ, लेकिन आपका काम उस फैक्ट्री का मैनेजर बनना है। आपको ये तय करना है कौन सा प्रोडक्ट यानी कौन सा विचार अच्छा है और उसे आगे बढ़ाना है, और कौन सा खराब है जिसे रिजेक्ट करना है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जब कोई बहुत दर्दनाक या डरावना विचार बार बार दिमाग में आए तो उसे सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट समझकर नजरअंदाज करना, वो तो लगभग नामुमकिन लगता है। सही बात है। किताब इससे निपटने का कोई प्रैक्टिकल तरीका बताती है क्या? हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस देखना है। बस देखना है। हाँ, कल्पना कीजिए कि आप एक हाईवे के किनारे बैठे हैं और गाड़ियां यानी आपके विचार गुजर रहे हैं। कुछ गाड़ियां अच्छी हैं, कुछ बुरी। आप हर गाड़ी के पीछे भागना तो शुरू नहीं करते ना ही हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप बस उन्हें आते और जाते हुए देखते हैं। ज्यादातर विचार सच नहीं होते, वो बस दिमाग में कौंधने वाली संभावनाएं होती हैं। उन्हें सच मानने या ना मानने का नियंत्रण हमारे पास है। जिस विचार को आप तवज्जो देंगे वो बड़ा हो जाएगा, और जिसे आप बस गुजर जाने देंगे वो अपनी शक्ति खो देगा। वाह, विचारों के ट्रैफिक में कूदने के बजाय हमें बस एक शांत दर्शक बनना है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ किताब का एक और विचार है जो मुझे बहुत क्रांतिकारी लगा। वो है, आप जो महसूस करते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। 1 मिनट के लिए इस पे रुकते हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे अनुभव को बदल सकता है। ये सच में गेम चेंजर है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन दी और वो अच्छी नहीं हुई। ठीक है। उस पल आपको बहुत तीव्रता से महसूस हो सकता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं या मैं एक असफल इंसान हूं। ये भावना बहुत असली लगती है,
बहुत शक्तिशाली लगती है हाँ बिल्कुल। और हम उस भावना को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन किताब कहती है कि यहीं रुककर सवाल पूछना है। भावना यह है कि मैं असफल हूं। हाँ। सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद ये है कि मेरी एक प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हुई। बिल्कुल। देखिए, दोनों में कितना फर्क है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, सच्चाई खोजने के लिए नहीं। असफलता पर मैं बेकार हूं वाली भावना एक पुराना दिमागी शॉर्टकट है। तो ये भावना सच नहीं है, बस एक पुराना सॉफ्टवेयर है जो चल रहा है। तो भावनाएं उस पल का एक अलार्म है, लेकिन वो पूरी इमारत में आग लगने का सबूत नहीं है। वो मौसम की तरह है, आती जाती रहती हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तो जब कोई बहुत तीव्र भावना आए, जैसे शर्म, गुस्सा या डर, तो हमें क्या करना चाहिए? किताब का एक्शन पॉइंट है, उस भावना को महसूस करें, उसे दबाएं नहीं, लेकिन उसे अपनी पहचान ना बनने दें। पहचान ना बनने दें मतलब खुद से कहें, मैं गुस्सा महसूस कर रही हूं, न कि मैं एक गुस्सैल इंसान हूं। भावना को एक लहर की तरह अपने अंदर से गुजर जाने दें। जब वो चली जाए, तब ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करें और आगे बढ़ें। ये बात तो हुई अपने अंदर के विचारों और भावनाओं को संभालने की, लेकिन एक और बहुत बड़ी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और वो है दूसरों की राय। लोग क्या कहेंगे? ये डर शायद हम सबको किसी न किसी मोड़ पर रोकता जरूर है। हाँ, ये सबसे बड़ा सामाजिक डर है, और किताब इस डर की हवा बड़े तर्कसंगत तरीके से निकालती है। अच्छा। तर्क यह है कि जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं या आपके बारे में कोई राय बना रहे हैं, कल तक वो भूल भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले कहा, वो अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो हैं। आज आपकी कहानी में उनका एक छोटा सा रोल है, कल वो अपनी कहानी में वापस व्यस्त हो जाएंगे। पर क्या इसकी कोई सीमा नहीं है? अगर हमारे करीबी दोस्त, परिवार या कोई मेंटोर हमें कोई फीडबैक दे रहा है, तो क्या उसे भी इसी तरह नजरअंदाज कर देना सही है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। किताब रचनात्मक आलोचना और बेमतलब की राय में फर्क करना सिखाती है। हाँ, इसका जवाब हाँ है। किताब कहती है कि हर राय को एक ही तराजू में नहीं तोलना है। आपको फिल्टर लगाना सीखना होगा। पहला फिल्टर, क्या ये राय देने वाला इंसान मेरी परवाह करता है? दूसरा फिल्टर, क्या वो इंसान उस क्षेत्र का ज्ञान रखता है जिसके बारे में वो राय दे रहा है? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या उसकी सलाह मेरे अपने मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाती है? और अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो वो रचनात्मक आलोचना हो सकती है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और अगर नहीं, तो उसकी राय को अनदेखा करना ही समझदारी है। अच्छा। यहां पर किताब का एक शक्तिशाली नियम काम आता है। जिन लोगों ने आपकी जैसी जिंदगी नहीं जी है, उन्हें आपकी जिंदगी के बारे में फैसले लेने का कोई हक नहीं है। ये फिल्टर वाला आइडिया बहुत काम का है। अब जब हमने समस्याओं की जड़ को समझ लिया है, तो इसके प्रैक्टिकल समाधानों पर आते हैं। सोर्सेज में इमोशनल डिटैचमेंट का जिक्र है। हाँ, भावनात्मक अलगाव। इसे सुनते ही लगता है कि क्या इसका मतलब पत्थर दिल या भावनाहीन बन जाना है? नहीं, ये सबसे आम गलतफहमी है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब कठोर बनना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देना। ये समझना कि लोग जो करते या कहते हैं, वो अक्सर उनके अपने नजरिए, उनके अपने डर का प्रतिबिंब होता है, आपका नहीं। क्या आप इसे किसी ठोस रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपके किसी सहकर्मी ने मीटिंग में आपके आइडिया का क्रेडिट ले लिया। पहली प्रतिक्रिया गुस्से की होगी, अपमान की होगी। हाँ बिल्कुल। आपको लगेगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय एक कदम पीछे हटें और सोचें, क्या इस पर अभी लड़ना मेरे बड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी है, या मैं इस ऊर्जा को कहीं और लगा सकती हूँ? बिल्कुल। ये गुस्सा न होने के बारे में नहीं है, ये उस गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने देने के बारे में है। तो ये एक तरह का इमोशनल बफर जोन बनाने जैसा है। इसे अपनी आदत में कैसे लाया जा सकता है? किताब कुछ बहुत ही व्यावहारिक तकनीकें बताती है। पहली, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे शक्तिशाली जवाब होती है। दूसरी, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है। अपनी ऊर्जा को समझदारी से चुनें। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, हर इंसान को खुश करने की कोशिश बंद कर दें। ये नामुमकिन है। ये तीसरा वाला पॉइंट शायद सबसे मुश्किल है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दूसरों से मान्यता चाहिए होती है। बिल्कुल, लेकिन यहीं पर शांति का सूत्र छिपा है। किताब की एक लाइन है, शांति वहीं से शुरू होती है जहां उम्मीदें खत्म होती हैं। वाह! जब आप दूसरों से ये उम्मीद करना छोड़ देते हैं कि वे हमेशा आपको समझेंगे या आपकी तारीफ करेंगे, तो आप बहुत बड़े मानसिक बोझ से आजाद हो जाते हैं। और कई बार सबसे बड़ी आलोचना या सबसे बड़ी लड़ाई
बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से ही आती है। यही शायद हमें सेल्फ सैबोटेज की तरफ ले जाता है ना? एकदम सही कनेक्शन है। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है खुद ही अपने रास्ते में मुश्किलें खड़ी करना। इसके कुछ लक्षण क्या हैं? जैसे किसी काम को तब तक टालते रहना जब तक बहुत देर ना हो जाए, या खुद को हमेशा कम समझना, ये मानना कि आप सफलता के लायक नहीं हैं। और हम ऐसा करते क्यों हैं? ये तो अपने ही खिलाफ काम करने जैसा हुआ। अक्सर इसके पीछे असफलता का डर होता है। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगी तो फेल कैसे होंगी? और इन सब के मूल में होती है नेगेटिव सेल्फ टॉक। वो अंदर की आवाज। हाँ, वो आवाज जो लगातार कहती रहती है कि तुम ये नहीं कर सकते। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक बहुत आम है। सॉसेज इसके पैटर्न को तोड़ने के लिए क्या कोई खास तरीका बताते हैं? सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद के साथ व्यवहार बदलना। किताब कहती है खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अच्छा। अगर आपका दोस्त कोई गलती करता है तो आप उसे डांटते नहीं, आप उसे हिम्मत देते हैं। यही सहानुभूति और प्रोत्साहन हमें खुद को भी देना है। माइंडसेट में भी एक बदलाव की बात की गई है, परफेक्शन को लेकर। हाँ, परफेक्ट बनने का दबाव छोड़कर सिर्फ प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन बस 1% बेहतर बनने का लक्ष्य रखें। और अंत में ये सब एक ही चीज पर आकर टिकता है, नियंत्रण की कला। नियंत्रण की कला। हाँ, हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम दुनिया में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। किताब साफ कहती है कि सिर्फ 3 चीजें हैं जो पूरी तरह हमारे काबू में हैं। और वो 3 चीजें क्या हैं? हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारे कार्य। बस मौसम कैसा होगा, ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमारे नियंत्रण से बाहर है। और जिस चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं है उस पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना सबसे बड़ी नासमझी है। तो अगर हम आज की सारी बातों का निचोड़ निकालें तो 3 सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? मेरे लिए पहली ये है कि हम अपने हर विचार पर आंख बंद करके विश्वास न करें। बिल्कुल। दूसरी ये कि हम अपनी हर भावना को अंतिम सत्य न माने। भावनाएं जरूरी हैं पर वो मालिक नहीं है, सिर्फ सलाहकार है। और तीसरी, हर इंसान को खुश करने की असंभव दौड़ से बाहर निकल जाए। एकदम सही। और इन सब को मिलाकर जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जीवन असल में तब सरल और शांतिपूर्ण बनता है जब हम बाहरी दुनिया की आवाजों से ज्यादा अपने अंदर की समझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किताब का सार एक ही वाक्य में है, शांति बाहर खोजने वाली चीज नहीं है। शांति तब आती है जब आप हर चीज को खुद पर हावी होने देना बंद कर देते हैं। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। और जाने से पहले हम अपने श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर शांति सच में हमारे अंदर है और बाहरी घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, तो आज से वो कौन सी एक छोटी सी बात है जिस पर आप अपनी प्रतिक्रिया को अलग ढंग से नियंत्रित करना चुनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।